स्वागत है साथियों। यूपी जीडीसी की मेंस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम सभी एक प्रश्न के उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से फैक्ट्स उस उत्तर में हमें शामिल करने चाहिए। तो ये प्रश्न है, काव्य प्रयोजन से क्या आशय है। इस प्रश्न के उत्तर में हमें कौन से तथ्यों को ध्यान में रखना होगा और कैसे लिखना है, वो सारी बातें हम ध्यान रखेंगे। तो इस बैच को ज्वाइन करने से पहले आप लोग हमारे नंबर पर संपर्क करके मैसेज कर दें। और ये बैच अभ्यास बैच के नाम से चल रही है, तो आप लोग प्रामाणिक पुस्तकों पर आधारित पूरे के पूरे मॉडल आंसर्स को यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। बहुत शानदार बैच ये चल रही है। तो देखते हैं काव्य प्रयोजन के विषय में क्या महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले काव्य प्रयोजन हेडिंग डाल के हम लिख सकते हैं इसके विषय में कि काव्य प्रयोजन से आशय है काव्य से प्राप्त होने वाला लाभ या काव्य रचना का उद्देश्य। तो क्या लाभ प्राप्त होगा वही काव्य का प्रयोजन होगा, उसी को ध्यान में रख के कोई भी रचनाकार किसी भी रचना को लिखता है। ठीक है, तो ये काव्य का या फिर उद्देश्य हो जाएगा। अब इसे आलोचकों ने दो भागों में बताया कि ये प्रयोजन या लाभ दो भागों में हम लिख सकते हैं, या फिर रचनाकार के अंतर्वर्ती मूल्य या कोई उद्देश्य सक्रिय हो गए हों जिसके वजह से वो काव्य रचना करना चाहता हो, या फिर बाह्य परिवेश से प्रभावित कोई प्रयोजन हो। दो ही कारण हो सकते हैं जिसके वजह से कोई काव्य लिखना चाहेगा। तो इस बात को मेंशन करते हुए अब हम संस्कृत काव्य परंपरा के अंतर्गत काव्य प्रयोजन के विषय में क्या लिखा गया है वो बातें देखेंगे। संस्कृत व्याकरण में बाह्य परिवेश या बाह्य उद्देश्यों के अंतर्गत काव्य प्रयोजन के कई उद्देश्य दिखाई पड़ते हैं, यानी कोई बाहरी कारक होगा जिसके प्रभाववश काव्य रचना कोई भी लेखक कोई भी कवि करता है। इस विषय में भरत मुनि के इस श्लोक को ध्यान रखेंगे कि धर्म यशस्य मायुष्यम हित बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य में तद भविष्यति। यदि आपको ये श्लोक अच्छे से कंठस्थ हो जाता है शुद्धता के साथ, तब तो आप इस श्लोक का प्रयोग करें। अन्यथा आप लिख सकते हैं कि धर्म, यश की स्थापना, आयु, हित बुद्धि की वृद्धि तथा लोकोपदेश की दृष्टि व्यवस्थित करना ही काव्य का प्रयोजन है। यानी यश की प्राप्ति हो, धर्म की स्थापना हो, आयु बढ़े उसके लिए, या हित बुद्धि की वृद्धि के लिए, लोकोपदेश की दृष्टि से इन सभी को व्यवस्थित करने पर हमें काव्य का प्रयोजन मिल जाता है। ये भरत मुनि कहते हैं। अब देखते हैं कुछ और आचार्यों ने कुछ बातें कही हुई हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे भरत मुनि के बाद भामह जी क्या लिखते हैं। भामह जी लिखते हैं कि धर्मार्थम काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति प्रीति कीर्ति च साधु काव्य निबंधनम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की वैचक्षण्य कला जिसमें प्रीति, कीर्ति और साधु काव्य निबंधनम अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और अन्य कलाओं में सिद्धि प्राप्ति के साथ साथ प्रीति एवं कीर्ति की स्थापना, ये आचार्य भामह के अनुसार है। तो आप जब याद करते हैं कि धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि विवर्धन के लिए, तो यदि आपको ये श्लोक अच्छे से याद हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि धर्म की बात भामह भी कर रहे हैं, भरत मुनि भी कर रहे हैं। लेकिन चारों जो इच्छाएं हैं मनुष्य की, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसको केंद्र में रख करके भामह बताते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब दंडी की बात करें कि दंडी क्या कहते हैं काव्य प्रयोजन के विषय में। वो कह रहे हैं व्युत्पन्न बुद्धिर्मुना विधि दर्शनेन मार्गेण दोष गुणावशवर्तन भी। व्युत्पन्न बुद्धि वाला रचनाकार दोष मुक्त एवं गुणयुक्त वाणी द्वारा दिखाए गए काव्य मार्गों द्वारा आनंद प्राप्त करते हुए कीर्ति की प्राप्ति करता है। व्युत्पन्न बुद्धिर्मुना विधि दर्शनेन मार्गेण दोष गुणावशवर्तन भी। तो इसे आप याद कर लें। अगर आप इनमें से किसी एक भी श्लोक का प्रयोग करके अपने उत्तर को लिखते हैं तो प्रामाणिकता बेहतर हो जाती है। बाकी अन्य आचार्यों के विषय में अगर आप संकेत मात्र भी कर देते हैं तब भी काम चल जाएगा। देखते हैं मम्मट क्या कहते हैं काव्य प्रयोजन के विषय में। मम्मट कहते हैं काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदेशिवेतर रक्षतये
सद्यः परिनिवृत्तये कांता सम्मितयोपदेश युजे। अर्थात यश वृद्धि, धनार्जन, लोक व्यवहार का ज्ञान, शिवेतर तत्वों से रक्षा, कांता सम्मितयोपदेश, कांता सम्मित उपदेश। तो आप देखेंगे कि इन श्लोकों के माध्यम से अगर आप इन चारों श्लोकों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो बाह्य परिवेश हैं, यश वृद्धि, धनार्जन, लोक व्यवहार का ज्ञान, शिवेतर तत्वों से रक्षा, ये सारे के सारे तत्व जो हैं वो काव्य के प्रयोजन को प्रकट करते हैं कि काव्य क्यों लिखा जा रहा है। तो एक मॉडल आंसर के रूप में आप इसे देख सकते हैं। इन फैक्ट्स को आप कलेक्ट करके धीरे धीरे अपने उत्तर को बेहतर कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास है कि ऐसे ही कुछ कुछ तथ्यों के माध्यम से आप अपनी मॉडल आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकें। तो इस बैच से जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 9696994252। हम बेहतर से बेहतर प्रामाणिक मॉडल आंसर्स आपके लिए उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आप अपने बनाए गए उत्तरों में इन तथ्यों का प्रयोग करके उत्तर को और बेहतर कर सकते हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी होगी। शब्दों के प्रयोग में शुद्धि का आवश्यक ध्यान होना चाहिए। राइटिंग सबकी अलग हो सकती है, लेकिन शुद्धता अलग नहीं हो सकती। सही वर्तनी का प्रयोग अलग नहीं हो सकता। एक ही जैसा सबको करना होगा, तब जाकर के उत्तर प्रभावशाली होता है। साथ ही जो तथ्य हैं, जब आप तथ्य दें, उनका विश्लेषण भी करें, उनके विषय में बताएं, ये बहुत आवश्यक होता है। और बिना तथ्यों का भी कोई उत्तर प्रामाणिक नहीं माना जाता। तो इसलिए कोई फैक्ट्स, कोई उद्धरण आप जरूर दें बीच में, जिससे ऑथेंटिसिटी बनी रहे उत्तर की। तो फिर मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।